नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स 2020 की फाइनल रिवीजन सीरीज में जो हम लोग आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं। उसमें ये तीसरा सेगमेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रमुख अभियान हैं, सैन्य अभ्यास हुए हैं 19-20 में, उसके अलावा सम्मेलन, आयोजन और समारोह, महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह और वर्ष, और चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक, इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन का देखेंगे। उसके बाद जो है ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अगर आप जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आप हमारी जो है अगस्त की जो मैगजीन है, जो हम लोगों ने स्पेशल एडिशन के रूप में लॉन्च की है समीक्षा अधिकारी और विशेषकर यूपी पीसीएस के लिए, इसको ले सकते हैं। और इससे पहले जो हम लोगों ने लॉन्च की थी 1 जनवरी से 31 जुलाई वाला सेगमेंट, जिसमें 287 पेज हैं, तो अगर आप इन दो मैगजीन्स को एक साथ लेकर कवर कर लें तो सारा करंट अफेयर्स आपका जो है इसमें पूरा हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि करंट अफेयर्स इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है। साथ में ही आप इस नंबर पर 9506742546 पर जो है पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ में ही अवेलेबल है और इसके लिंक इस तरह से दिए हुए हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में हैं। आप ये देखना चाहें कि किस तरह की है बुक, तो आप जो है सैम्पल पीडीएफ जो है लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लिंक अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप सीए मैगजीन लिखकर जो है इस नंबर पर भेज दीजिए, आपको जो है लिंक भेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का सेगमेंट हमारा है ऑपरेशंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो इसमें जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज 2020। तो सैन्य अभ्यास में जो है स्थल भी पूछ लिया जाता है। तो ये रूस के अस्त्राखान में आयोजित होगी, जिसमें भारत जो है भाग लेगा। और ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम जो है कौकाज 2020 दिया गया है। और ये रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास है। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी इसमें शामिल होंगे और इसे कॉकॉसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम याद रखिएगा, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। अगला मिशन है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। भारत सरकार ने ग्रामोद्योग विभाग योजना के तहत अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों को लाभ देने के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। उसका नाम रखा गया है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। इस नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। कोना कोना उम्मीद अभियान। तो सबसे पहले इसका किसने शुरुआत की है? कोटक महिंद्रा बैंक। याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान का शुभारंभ करने की घोषणा की है। 2 महीने में इस अभियान को ग्राहकों के लिए बैंकिंग और खरीदारी को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद चीन का बहुत तगड़ा विरोध भारत में चल ही रहा है, तो चीन भारत छोड़ो अभियान। लेकिन ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन CAIT ट्रेडर्स के द्वारा 9 अगस्त 2020 को चीन भारत छोड़ो चाइना क्विट इंडिया अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, इसकी तर्ज पर शुरू किया गया है। CAIT ने विभिन्न राज्यों के लगभग 600 स्थानों पर चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। डिजिटल अपनाएं अभियान। तो ये डिजिटल अपनाएं अभियान जो है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान को 31 मार्च 2021 तक के लिए शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत बैंक प्रत्येक ग्राहक द्वारा अपने रुपे डेबिट कार्ड को चालू करने के लिए अथवा पहले वित्तीय लेन देन करने पर उनकी ओर से PM केयर फंड में 5 रुपये की धनराशि जमा करेगा। नेक्स्ट है, ये एक सरकारी योजना है आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारतीय रेल द्वारा गरीब कल्याण योजना अभियान प्रारंभ किया गया है
और ये जो है अभियान 6 राज्यों में पहले शुरू किया गया है। ये राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये 6 राज्य पूछे जा सकते हैं कि किन किन राज्यों में इसको प्रारंभ किया गया है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 5,50,000 से ज़्यादा मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया जाएगा, यानी ये इसका लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 50,000 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ शुरू किया गया था। इसके तहत रेलवे संपर्क के लिए अप्रोच रोड का निर्माण करना, उसका रखरखाव करना, जल मार्गों, खाइयों तथा नालों की सफाई और रेलवे स्टेशनों को जाने वाली अप्रोच रोड का रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य कराए जाएंगे। नेक्स्ट अभियान है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में 15 अगस्त के अवसर पर अपने भाषण में की थी। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है की जाएगी। इसमें जो है मुख्य बात यह है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे जो कि डिजिटल होंगे। साथ ही सभी का जो है एक डिजिटल आइडेंटिटी नंबर होगा स्वास्थ्य के लिए, और उसमें जो है उनके कहीं पर भी वो इलाज कराएंगे उनका सारा लेखा जोखा, जैसे उनकी कौन सी जांचें हुई, क्या उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, कब तक इलाज चला गया, पूरी जो है मेडिकल हिस्ट्री इसमें रखी जाएगी, जिससे कभी भी मरीज़ दूसरे अस्पताल में जाता है तो तुरंत उसके जो है डिजिटल अकाउंट में लॉगिन करके डॉक्टर उसकी पुरानी हिस्ट्री को देख सकेगा। अब कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं 2019-20 के, इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें 19 के भी और 20 के भी शामिल हैं। तो सैन्य अभ्यास में सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो किन देशों के बीच किया गया है ये, और इसका प्रकार क्या था, यानी कौन सी सेना इसमें शामिल थी, और कभी कभी जो है जो बहुत रिसेंट होते हैं उनमें जो है उनका स्थान भी पूछ लिया जाता है। वैसे तिथि और वर्ष या स्थान जो है कम से कम पूछा जाता है इसमें। तो गरुड़ 6 ये जो है नियमित रूप से जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये वायुसेना का अभ्यास था। अभ्यास कोंकण 2019 ये भारत और ब्रिटेन के मध्य किया गया था अगस्त 2019 में नौसेनाओं के मध्य। सिलनेक्स ये भारत और श्रीलंका, कई सारे जो सैन्य अभ्यास हैं उनके नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। SL से श्रीलंका और IN से इंडिया। तो ये स्लिनेक्स 2019 भारत श्रीलंका के मध्य नौसेना अभ्यास था। कारपैट 2019 ये भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ था, ये भी नौसैन्य अभ्यास था। युद्धाभ्यास 2019 ये जो है इस नाम से हमेशा जो है लगभग भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और ये थल सेना का जो है अभ्यास था। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जिसका नाम है, ये भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ था, मेघालय में थल सेना का अभ्यास है। मालाबार अभ्यास ये भारत, जापान और USA की संयुक्त सेनाओं के बीच, जो कि 9 सेनाओं के बीच का एक अभ्यास था। काजिंद 2019 भारत और कजाकिस्तान के मध्य, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था और थल सेना के मध्य का अभ्यास था। अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच, और ये थल सेना का अभ्यास था। आप लोग ये भी जानते हैं कि इधर जो है कोविड-19 के कारण जो है नए सैन्य अभ्यास बहुत कम हुए, थोड़े बहुत सैन्य अभ्यास हुए हैं, इसलिए अगर इससे प्रश्न आएंगे तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के मध्य थल सेना अभ्यास है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास है। सिन्यू मैत्री अभ्यास ये भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच थल सैनिक अभ्यास है। फिर अभ्यास शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला थल सेना का अभ्यास था। डस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है थल सेना अभ्यास था। मित्र शक्ति 2019 ये थल सेना का अभ्यास था भारत और श्रीलंका के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच दिसंबर 2019 में हुआ था मेघालय में, ये थल सेना का अभ्यास था। इसके बाद सूर्य किरण 2019 ये भारत और नेपाल के मध्य थल सेना का अभ्यास था। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य इसी नाम से प्रायः होता है, और ये तीनों सेनाओं के मध्य हुआ था और ये कई जगहों पर हुआ था। बबीना झांसी में भी हुआ था और पुणे महाराष्ट्र में भी हुआ था। संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य थल सेना अभ्यास था। अजय वारियर ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच थल सेना अभ्यास। मिलन 2020 ये जो है लेटेस्ट है,
मार्च 2020 में हुआ था। नौसेना के बीच अभ्यास था ये, और ये विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला सेगमेंट देखते हैं, सम्मेलन, आयोजन और समारोह जो प्रमुख हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। तो रूस ने हाल ही में संपन्न छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। ये ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक थी और भारत 2021 में जो है इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। यानी अगर अगला आपसे पूछ लिया जाए कि 2021 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो भारत इसका जो है अध्यक्ष होगा। इंडिया @75 समिट मिशन 2022, ये क्या है? इसका आयोजन जो है भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम CII कहते हैं, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। ये सम्मेलन री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया की थीम पर आधारित था। तो इसकी थीम क्या थी? री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। आगे चलते हैं, पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। नेक्स्ट अपडेट, संसद के स्पीकरों का विश्व सम्मेलन, यानी ये वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस थी और ये जो है वर्चुअली आयोजित हुई। तो जिनेवा के अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की सहायता से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका आयोजन पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरिज्म विषय पर था। यानी ये क्या है? इसकी ये थीम है जो पूछी जा सकती है आपसे। और भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया। अब कुछ जो महत्वपूर्ण 2020 के सम्मेलन हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ 22 से 24 जुलाई 2020 के मध्य। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वर्तमान समय की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा। फिर G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्री स्तरीय बैठक 2020, ये जो है वर्चुअली आयोजित हुई, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 से 23 जुलाई 2020 के मध्य। और उसकी जो है विशेषता क्या थी? इसमें सऊदी अरब की मेजबानी थी। इंडिया आइडियाज़ शिखर सम्मेलन 2020, ये भी जो है वर्चुअली आयोजित हुआ 21 से 22 जुलाई के मध्य और इसका थीम था बेहतर भविष्य निर्माण। फिर 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन 2020 का, ये भी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ और 15 जुलाई 2020 को आयोजित हुआ था। उसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत मिशन। फिर ग्लोबल इंडिया वीक 2020, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ब्रिटेन में 9 से 11 जुलाई के मध्य। इसकी थीम थी पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। इसके बाद 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020, ये हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ 26 जून 2020 को। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पर। इसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दिवस, सप्ताह और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो पहला दिवस है जो 1 अगस्त को मनाया गया, वो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और ये इसी तारीख को मनाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि पिछले ही वर्ष यानी 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक बिल लाया गया था और 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया था और यही डेट थी 1 अगस्त 2019 की। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 3 तलाक के खिलाफ कानून की पहली वर्षगांठ के रूप में मनाने के लिए आयोजित किया गया। इस दिवस को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई है। फिर विश्व संस्कृत दिवस, तो ये जो है संस्कृत के लिए जो है वर्ल्ड लेवल का वर्ल्ड वाइड डे है। तो प्रतिवर्ष यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आप जानते हैं कि जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है उसी दिन जो है रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बार जो है ये 3 अगस्त को मनाया गया। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला लिया था और वर्ष 2021 में यानी अगले वर्ष जो है 22 अगस्त को ये दिवस मनाया जाएगा।
विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये जो है 1 से 7 अगस्त वाले सप्ताह में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का जो विषय रखा गया है वो है स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान को बढ़ावा दें, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट। वर्ष 1991 से वाबा, WHO और यूनिसेफ के द्वारा वार्षिक सप्ताह के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। वाबा क्या है? वाबा का जो फुल फॉर्म है वो है विश्व स्तनपान कार्रवाई गठबंधन, जो कि विश्व में WHO और यूनिसेफ के समन्वय में स्तनपान के संरक्षण, संवर्धन और सहयोग से संबंधित वैश्विक नेटवर्क है। विश्व स्तनपान कार्रवाई गठबंधन यानी वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बाबा है, का मुख्यालय पेनांग मलेशिया में है और इसके संस्थापक अनवर फजल हैं और इसकी स्थापना 14 फरवरी 1991 में की गई थी। नेक्स्ट अपडेट, हिरोशिमा दिवस। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है और इसी दिन 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और ये अमेरिका के द्वारा जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था, जापान के। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय हथकरघा यानी नेशनल हैंडलूम डे। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए यानी उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। 1905 में इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। इसी वजह से इसको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन में घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं का पुनरुत्थान शामिल था। भारत सरकार द्वारा इसी की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको विश्व आदिवासी दिवस भी कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपुल्स और वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया गया। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन यानी इंग्लिश में कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल्स रेजिलेंस रखा गया था। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की देशज आबादी यानी इंडिजीनियस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव ईंधन में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना है। भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा 2015 से हर साल किया जा रहा है। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक वेबिनार का भी आयोजन किया जिसका विषय क्या था, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत यानी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ये इसका जो है इस बार की थीम थी। नेक्स्ट अपडेट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे। ये जो है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिवस युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। और युवा दिवस 2020 की थीम क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 अगस्त को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। फिर अगला दिवस है विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये कब मनाया गया, 13 अगस्त को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सामान्य मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान मृत और कभी कभी जीवित
भी से भी जो है स्वस्थ अंगों और टिश्यूज को ले लिया जाता है, फिर इन अंगों को किसी दूसरे ज़रूरतमंद शख्स के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। भारत में इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस यानी इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। तो ये भी डेट याद रखिएगा कि 27 नवंबर जो है वो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है, और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब होता है? 13 अगस्त को होता है। दोनों एक जैसे ही हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व हाथी दिवस या विश्व गज दिवस, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ल्ड एलिफेंट डे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कब मनाया गया? 12 अगस्त को मनाया गया। इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। भारत में इस दिन भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट व पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था, और इसकी शुरुआत 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पेट्रिसिया सिम्स, जो कि कनाडियाई फिल्म निर्माता हैं, उनके द्वारा जो है एक अभियान छेड़कर की गई थी। अगला अपडेट, स्वच्छता सप्ताह। तो रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह 10 से लेकर 16 अगस्त तक मनाया गया। इस जागरूकता अभियान में यात्रियों और आम जनता से ट्रेनों और स्टेशनों और पटरियों को साफ रखने का आग्रह किया जाता है। विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये कब मनाया गया? ये 19 अगस्त को मनाया गया। यह दिवस उन लोग को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान दे दी, और ये इस बार जो है 11वां संस्करण था। इस वर्ष जो है इसका एक अभियान चलाया गया जो कि एक ग्लोबल अभियान था। उसकी थीम या उसका हैशटैग रखा गया था हैशटैग रियल लाइफ हीरोज़। इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 को कैनाल होटल पर एक बम हमला किया गया था जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जिनमें से एक इराक में मुख्य मानवतावादी भी थे। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2009 में बम हमले की याद में इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। अगला अपडेट, सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती मनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उनकी मृत्यु के पश्चात 1992 में सद्भावना पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया गया। ये दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान और वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित करना और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। तो कई सारे उद्देश्य हैं इसके। आगे चलते हैं। दास व्यापार और उसकी उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। तो इसमें डेट याद रखिएगा, ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलेटेटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया था। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। अगला सेगमेंट देखते हैं, चर्चित पुस्तकें और लेखक। आजकल हर एग्ज़ाम में जो है फेमस बुक्स और उनके आर्थर से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस सेगमेंट को हमेशा अच्छे से तैयार करिएगा। पहली पुस्तक है सियासत में सदस्यता। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि ये
किसके द्वारा लिखी गई? विजय कुमार चौधरी के द्वारा। ये कौन है? विधानसभा अध्यक्ष हैं बिहार के। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, विशेष कोड टू विन। तो ये पुस्तक जो है निरुपमा यादव द्वारा लिखी गई है, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च की गई। ये पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विशेश्वर भृगुवंशी के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। नेक्स्ट बुक है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन। ये पुस्तक जो है यतीश यादव द्वारा लिखी गई। इस किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में संकलन किया गया है। अमेजिंग अयोध्या, अभी अयोध्या प्रकरण जो है काफ़ी चर्चा में भी रहा है, तो ये पुस्तक जो है महत्वपूर्ण हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेजिंग अयोध्या जो है नीना रॉय ने लिखी। ये पुस्तक अयोध्या और एवं राम और सीता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। पुस्तक का प्रकाशन जो है ब्लूम्सबरी के द्वारा किया गया है और इसका प्रकाशन जो है नवंबर में किया जाएगा, यानी अभी ये जो है लॉन्च नहीं हुई है। नेक्स्ट बुक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। ये पुस्तक उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी जो पुस्तकें होती हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये उपराष्ट्रपति के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली पुस्तक है। इसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का भी संकलन है। इसका प्रिंट वर्जन का विमोचन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एवं इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ई बुक के फॉर्म में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। अब बात उठती है कि इसके लेखक कौन है, तो चूंकि ये सरकारी प्रकाशन है इसके लिए इसके लेखक का जो है इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1972 टू 2020, ये पुस्तक जो है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक उनकी पहली पुस्तक इंडियाज़ वार्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947-1971 की अगली कड़ी है। इसमें भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्षों का वर्णन किया गया है। वन अरेंज्ड मर्डर, ये पुस्तक इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन 20 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। ये पुस्तक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का जो है चित्रण करती है। गैस्ट्रिक कैंसर, ये जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य के द्वारा संपादित पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर का विमोचन किया। तो ये जो है किसके द्वारा संपादित की गई है? डॉक्टर अशोक के वैद्य के द्वारा। अब कुछ और जो है पुस्तकें हैं जो 19-20 में चर्चा में रही हैं, उनका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कागज़ की नाव, ये जो है नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी गई। उसके बाद मेड इन चाइना, ये पुस्तक है परिंदा जोशी की। द टेस्टामेंट्स मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखी गई है। रिसर्जेंट इंडिया, ये बिमल जालान की पुस्तक है जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये लिखी है वेंकैया नायडू ने। अ बुक ऑफ गट्सी वुमेन, ये हिलेरी क्लिंटन और चेल्सिया क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स, ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, जो कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि पे है, इसको लिखा है फोंग फोंग ने। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ये अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो के द्वारा लिखी गई है, जिनको जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। 2019 हाउ मोदी वन इंडिया, ये राजदीप सरदेसाई ने लिखा है। गर्ल वुमेन अदर, ये लिखा है बर्नार्डिन एवारिस्टो ने। द आरएसएस रोड मैप फॉर 21st सेंचुरी, ये सुनील आम्बेकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रूट्स टू रेडियंस, ये पुस्तक लिखी है निकिता उपाध्याय ने। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ये उनके परिवार से ही जो है संदीप शास्त्री ने लिखी है। फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड द मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, ये पुस्तक लिखी है ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डूरंड ने। विजयंत एंड कारगिल द बायोग्राफी ऑफ ए वॉर हीरो, ये कर्नल वी एन थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा मिलकर लिखी गई है।
द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी इस समय काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसमें दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि है, तो ये पुस्तक जो है विवादित भी है इस समय। मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार के द्वारा लिखी गई है। बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, ये पुस्तक लिखी है रवीश कुमार ने। सेलेस्टियल बॉडीज ये लिखी है जोखा अल्हार्थी ने। स्वप्न पास मनीषा कुलश्रेष्ठ की बुक है। इंडिया पॉजिटिव ये बुक लिखी है चेतन भगत ने। द थर्ड पिलर रघुराम जी राजन के द्वारा लिखी गई है। रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस ये लिखी है विनोद रॉय ने। रीसेट रिगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लीगेसी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड नाइट ये राजीव डोगरा ने लिखी है। द सरस्वती सिविलाइजेशन अ पैराडिग्म शिफ्ट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ये जी.डी. बख्शी के द्वारा लिखी गई है। टूल्स एंड वीपन्स द प्रॉमिस एंड द पेरिल ऑफ द डिजिटल एज ये ब्रैड स्मिथ और कैरोल एंड ब्राउन ने लिखी है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल ये लिखी है गिरीश कुबेर ने। फिर देखते हैं सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा ये पुस्तक लिखी है उमा बाला सुब्रमण्यम ने। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार ये लिखी है सत्यार्थ नायक ने। द डॉटर फ्रॉम ए विशिंग ट्री ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने। किस क्रॉस जेम्स पैटरसन के द्वारा लिखी गई है। इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर विजय केलकर और डॉक्टर अजय सिंह ने। लीला ये प्रयाग अकबर के द्वारा लिखी गई है। स्काई फायर ये लिखी है अरुण रमन ने। और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर काफ़ी चर्चा में रह चुकी है पुस्तक, ये संजय बारू ने लिखी है। तो दोस्तों इस तरह से आज के सेगमेंट में हम लोगों ने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिवाइज़ किया। अगले सेगमेंट में जो है लास्ट सेगमेंट होगा रिवीजन का, जिसमें हम लोग जो है करंट अफेयर्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।